नमस्ते हमारे प्यारे भाई। एसएससी के एग्जाम्स को लेकर उथल पुथल आपको पता ही है। और एसएससी चेयरमैन साहब के जो बयान आए हैं वो कानों से सुने नहीं जा रहे, इतने तर्कहीन वो बयान हैं। देखिए मेरे दोस्त, पढ़ना भी है और लड़ना भी है। लेकिन अभी मैं कुछ समय से जो नोटिस कर रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई को कतई त्याग दिया है और वो दिन भर सोशल मीडिया पे केवल प्रोटेस्ट की वीडियो देखते रहते हैं। प्रोटेस्ट हो रहा है। हम चाहते हैं कि एसएससी का एग्जाम, सीजीएल का, सिटसल का, कोई भी एमटीएस सिलेक्शन, ये जो एमटीएस का फ्यूचर में कोई भी एग्जाम तब तक ना हो जब तक ये वेंडर अपनी हालत, अपनी लैब्स, अपना सर्वर, अपना सॉफ्टवेयर ठीक नहीं कर लेता और बच्चों का सेंटर बहुत दूर दूर ना जाए। हम चाहते हैं कि सीजल का एग्जाम भी कुछ दिन पोस्टपोन हो जाए, लेकिन वो पोस्टपोन 5-6 महीने नहीं होगा, वो 15-20 दिन, 1 महीना मैक्सिमम होगा। और ये समय मेरे भाई पढ़ने का है। सारे टीचर्स और हम ये जो वीडियोस बना रहे हैं ये सोशल मीडिया में, नेशनल मीडिया में सरकार तक बात पहुंच जाए इसलिए हम बना रहे हैं। अलग अलग लाखों वीडियो इस समय एसएससी के प्रोटेस्ट को लेकर यूट्यूब पे अपलोड हो चुकी हैं। आपको वो लाखों वीडियोस नहीं देखनी है मेरे भाई कि आप सुबह से शाम तक उन वीडियोस को देखते ही रहो। वो स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, वो है नेताओं के लिए, पत्रकार के लिए, आम जनता के लिए, कि आम जनता तक ये बात पहुंच पाए, नॉर्मल लोगों तक जो इस मुद्दे को नहीं भी जानते, और उनको समझ में आए कि सरकार कुछ तो गलत कर रही है एसएससी वाले बच्चों के साथ और ये न्यूज में आ रहा है। ऐसा नहीं कि आप लोगों को तो ऑलरेडी सारे मुद्दे पता हैं कि भैया क्या परेशानी है। आप उन पे टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करिए, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। देखिए मेरे भाई, नौकरी पढ़ाई करने से ही लगेगी। और ये जो हम लड़ाई कर रहे हैं इसका मकसद यह है कि लगने वाली नौकरी में इन बाहरी गलत कारणों से कोई रुकावट ना आए, लेकिन नौकरी तो पढ़ाई करने से ही लगेगी। ऐसे बहुत सारे लोग समाज में होते हैं कि किसकी सरकार है कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी पार्टी आ जाए वो अपना काम करता रहता है, क्योंकि वो अकेला आदमी कुछ कर नहीं सकता और सरकार कुछ करना नहीं चाहती, तो क्यों ना अपने पे ध्यान दिया जाए। ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं पढ़ाई करने वाले जो सोचते हैं भाड़ में जाए ये सब चीज, मुझे पढ़ने पे ध्यान देने दो, मैं आईबी का पेपर दूंगा, बैंकिंग का पेपर दूंगा, एसएससी का पेपर दूंगा, कुछ ना कुछ निकाल लूंगा। और ऐसे ही स्टूडेंट्स असली कलाकार होते हैं, छुपे हुए रुस्तम। ठीक है जी। तो आपको पार्टिसिपेट करना है, अपनी बात रखनी है, लेकिन आपको दिन भर वो रील्स में या प्रोटेस्ट वाली वीडियो में या दिन भर न्यूज चैनल के सामने खोल के नहीं बैठे रहना है। अगर लड़ते ही रहोगे तो भैया पढ़ोगे कब। सीजल का एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए, कोई भी एग्जाम एसएससी का नहीं होना चाहिए जब तक चीजें सुधर नहीं जाती, लेकिन वो बहुत ज्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। और इतनी सारी नई चीजें आ चुकी हैं कि आप वो पढ़ लो, वो पढ़िए। इतनी सारी नई चीजें नए पैटर्न के हिसाब से आ रही हैं। अब एक बात और, एडुकेटी जो ये कंपनी है इसका जिम्मा केवल एग्जाम कंडक्ट कराना और सॉफ्टवेयर अवेलेबल करवाना, लैब्स अवेलेबल करवाना है। एग्जाम बनाने वाली कंपनी, क्वेश्चन बनाने वाली कंपनी कोई और है, उसका एडुकेटी से जरा सा इत्तो भी लेना देना नहीं है। वो कंपनी एआई का भी इस्तेमाल कर रही है क्वेश्चन को सफल करने में, हालांकि वो भी अभी बहुत सारी गलतियां कर रही हैं, पर धीरे धीरे जो एआई ट्रेन होगा तो वो गलतियां एकदम खत्म हो जाएंगी। तो आपको पढ़ाई करते रहनी है, क्योंकि पेपर में डिले होगा, बहुत ज्यादा समय मिलेगा नहीं। और पेपर का लेवल आपको पता है इस तरीके से सेट हो चुका है एसएससी का कि 10th लेवल, 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल में फर्क है। टीसीएस के समय में एक ही क्वेश्चन बैंक था, उसी में से एमटीएस का सवाल आ रहा था, उसी में से बैंकिंग का सवाल आ रहा था, और उसी में से मेरे भाई सीजल का, सिटसल का, सीपीओ का, सभी का सवाल एक ही क्वेश्चन बैंक में से आ रहा था। लेकिन अब यहां पर फर्क कर दिया गया है। ठीक है, तो पहले जहां बच्चे 90-95% आराम से अटेम्प्ट कर ले रहे थे, अब ऐसा नहीं है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दुख की बात मुझे यह हुई कि जहां हम उम्मीद ये कर रहे थे कि एग्जाम के आखिरी समय में ये पीक टाइम है बच्चों का पढ़ने का, हम जो ऑल इंडिया लाइव टेस्ट कराते हैं वहां पर 1-1, 1.5 लाख, 2-2 लाख बच्चे अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन कल जब मैंने देखा, हमने जो लाइव टेस्ट कराया उसको अभी तक 40,000 बच्चों ने अटेम्प्ट किया। ये एक्चुअल डाटा है, यानी कि अब तक 1-1.25 लाख बच्चे जो अटेम्प्ट कर रहे थे उसमें से कई हजारों बच्चों ने पढ़ाई को त्याग के केवल प्रोटेस्ट का रास्ता अपना लिया है। यानी कि पढ़ाई तो गई तेल लेने, हमें यही काम करना है। पढ़ाई और लड़ाई दोनों जरूरी है, पर नौकरी पढ़ाई करने से ही लगेगी, और लगती हुई नौकरी अगर रुक रही है वो लड़ाई करने से रुकेगी मेरे भाई। समझ में आया? तो
तो यार ऐसे मत करो, हम आपको कोई चीज दे रहे हैं, हमारी जो टीम की मेहनत है भाई, 12 घंटे टीम की जो मेहनत हुई है मॉक टेस्ट बनाने में, टाइप कराने, अपलोड कराने में, वो तो पूरी बेकार हो गई। बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो इस चीज का फायदा क्या है? बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होइए, पढ़ाई लगातार करते रहिए, पढ़ने से ही होगा, अल्टीमेटली सिलेक्शन पढ़ने से ही होगा मेरे भाई। एसएससी में ना सही, आप इंटेलिजेंस ब्यूरो नीट एंड क्लीन पेपर क्लियर करा रहा है, 10,000 भर्ती आई हुई है, बैंकिंग क्लर्क में 10,000 भर्ती आई हुई है, आप करिए ना तैयारी, आप पेपर करिए, बिल्कुल 100% नीट एंड क्लीन पेपर होगा। ठीक है, एसएससी में भी चीजें सुधरेंगी, लेकिन वहां भी नौकरी तब लगेगी जब आप पढ़ के पेपर में परफॉर्म करके दिखाओगे। तो पढ़ाई का रास्ता बिल्कुल मत छोड़िए। ये जो सोशल मीडिया पे लाखों वीडियोस अपलोड हो चुकी है, लॉन्ग भी और शॉर्ट्स भी और रील भी, और इंस्टाग्राम पे जो बाढ़ आ गई है, अगर आप दिन भर इन्हीं को स्क्रॉल करते रहोगे तो उसका कोई अंत नहीं है। आपको ऑलरेडी एसएससी की समस्याएं पता है, आप कोई भाषणबाजी मत सुनिए मेरे बिल्कुल भी दोस्त, आप पढ़ाई में मन लगाइए। ये वीडियोस केवल इसलिए हम लोग टीचर्स बना रहे हैं कि आम जनमानस तक और नेताओं तक, जब वो अपना न्यूज चैनल चलाएं ऑफिस में, उन तक वो बात पहुंच सके। आपका काम केवल पढ़ने का है। हां, थोड़ा बहुत समय जो है, जो टीचर्स आपसे मांगता है, वो सोशल मीडिया पर आप लिख के जरूर जाहिर करें, पर हर वक्त नहीं। ठीक है, पढ़ना बहुत जरूरी है। ये मेरा मैसेज था बच्चों के लिए, क्योंकि एक्चुअल डाटा मैं बता सकता हूं ना। 1.5 लाख बच्चों को टेस्ट अब तक लगा लेना चाहिए था, 40,000 बच्चों ने लगाया, यानी कि बाकी बच्चे शायद उनको बहाना मिल गया ना पढ़ाई करने का। ये तो उल्टा और ज्यादा पढ़ाई करने का समय है भाई। ठीक है, क्योंकि केवल एसएससी एग्जाम नहीं है, एसएससी के अलावा 10 एग्जाम एसएससी के सिलेबस पे और होते हैं, जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होते हैं। आप उनमें हाथ पांव मारिए ना, अच्छे से पढ़ाई करके। चलिए, तो हमने ऑल इंडिया लाइव टेस्ट 12 करवाया है अपनी एप्लीकेशन पर। 11 लाइव टेस्ट हम ऑलरेडी फ्री करवा चुके हैं, ये 12वां लाइव टेस्ट था। आज हम इसका पूरा सॉल्यूशन करेंगे। ये जो टेस्ट है मैंने थोड़ा सा टफ बनाया है, यानी कि इस टेस्ट में अगर आप 17 या उससे ज्यादा सवाल ठीक कर पाते हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया मानी जाएगी। 17-18 सवाल भी अगर आप कर पाते हैं, इस लेवल का टेस्ट है मेरे भाई। ठीक है जी, ये मैक्सिमम लेवल है मेरे दोस्तों। नया वेंडर भी इससे ऊंचा कभी ना सोच सकता है, ना पेपर बना सकता है। हर बच्चे को जिन्होंने अभी तक टेस्ट नहीं लगाया है, जाके लगाइए मेरे दोस्त, वरना आप पीछे छूट जाओगे मेरे भाई। क्योंकि बिरला बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिनको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पढ़ाई का रास्ता पकड़े हुए हैं। ठीक है जी, तो पढ़ते रहिए और साथ साथ लड़ते भी रहिए सिस्टम के खिलाफ। शुरू करते हैं, कॉपी पेन लेके बैठो, लेकिन टेस्ट आप पहले लगा लो, तब ये वीडियो देखें तो ज्यादा फायदा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि 10x बराबर 0.68 है तो सवाल यह है कि tan 2x प्लस sec 2x का मान क्या है। देखो यहां x है, यहां डबल एंगल है 2x, तो यहां में मेरे भाई 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं। tan 2x का फॉर्मूला क्या है, शॉर्ट में लिखा करो। tan 2x का फॉर्मूला है 2 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x। 10 को t लिखो मेरे भाई। sec 2x भाई cos 2x का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर x बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर बटे 1 प्लस tan स्क्वायर। ये sec 2x है उल्टा, तो sec 2x का फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर बटे 1 माइनस tan स्क्वायर। तो यानी कि मैंने दोनों के फॉर्मूला है ना 2x में था, 10 की टर्म में लिख लिए। अब यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों 1 माइनस tan स्क्वायर आएगा। कितना अच्छा सवाल बनाया देखिए आपके लिए। ऊपर क्या हो गया, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर प्लस 2t, यानी कि 1 प्लस tan का होल स्क्वायर, है ना, 1 प्लस tan का होल स्क्वायर हो गया। अब मेरे दोस्तों नीचे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी कि ए प्लस बी कट जाएगा, तो 1 प्लस 10 बटे 1 माइनस 10 ही आ गया। तो 1 प्लस 10 बटे 1 माइनस 10 आ गया। 10 का मान है 0.68 यहां रखो, तो 1.68 और 1 में से 0.68 घटाएंगे तो 0.32, ये आ गया मेरे भाई। डेसिमल डेसिमल आपका कट जाएगा, और उसके बाद ये किससे जाएगा मेरे भाई, ये आपका जाएगा फिर यहां पे 8 से चला जाएगा 21 बार, और 8 से 32 4 बार, 21 बटे 4 इस सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन। देखिए कितना अच्छा और नया सवाल हमने आपके लिए बनाया। ठीक है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना बढ़िया कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए, आप उसको कंज्यूम ना करो फिर फायदा क्या हुआ बच्चे। आइए सवाल नंबर 2 देखिए,
किसी धनराशि पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 3816 रुपए है, जबकि 3 साल का साधारण ब्याज 5400 रुपए है। तो मूलधन बताओ, प्रिंसिपल बताओ, अगर ब्याज की दर समान है। ठीक है जी भाई, अगर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 3816 है, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 5400 रुपए है, किसी प्रिंसिपल पर समान ब्याज की दर से, तो आपसे पूछा प्रिंसिपल क्या होगा। देखिए सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर होता है। अगर 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 5400 रुपए तो 1 साल का क्या होगा 1800 रुपए, यानी कि पहले साल सिंपल इंटरेस्ट 1800 रुपए होगा, दूसरे साल भी सिंपल इंटरेस्ट 1800 रुपए होगा। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 3816, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट से कितना ज्यादा है 1800 प्लस 1800 3600, 3600 रुपए 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है 3816, कितने रुपए ज्यादा है भैया कंपाउंड इंटरेस्ट 216 रुपए, यानी कि 216 रुपए आपको ब्याज पर ब्याज मिला होगा। 1800 रुपए पर 216 रुपए ब्याज मिला होगा कि नहीं, यानी कि कितना हो रहा है 12%। 18 गुणा 12 216 होता है। अगर ब्याज की दर पूछेगा 12% आंसर। पहले साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है 1800 रुपए, फर्स्ट ईयर में केवल प्रिंसिपल पर ब्याज मिलता है, यानी कि प्रिंसिपल का 12% ही 1800 है। प्रिंसिपल का 12% 1800 रुपए मेरे भाई, तो प्रिंसिपल कितना है 15,000 रुपए। 15,000 का 12% 1800, प्रिंसिपल का 12% यानी कि 12/100 बराबर 1800 रुपीज। क्लियर है बच्चे, 12 से कट जाएगा 150 बार, यानी कि प्रिंसिपल आ गया 15,000 रुपए। खेल खत्म। इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। सवाल ये बताइए उस पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा जिसका बेस एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर की साइड 11 है और हाइट 30 है। आपको पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए पिरामिड का लिटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस आपको करना पड़ेगा। ठीक है जी, आप बोलोगे लिटरल सरफेस एरिया के लिए चाहिए पिरामिड की स्लांट हाइट। ठीक है जी, अब जैसे मान लो ये पिरामिड है, इस पिरामिड का जो बेस है स्क्वायर है। मान लीजिए कि जैसे कोई भी पिरामिड है, इस पिरामिड का जो ये बेस है ये स्क्वायर है, ये मान लिया हमने। ठीक है जी, अब स्क्वायर की जो साइड है ये 11 है 11, ठीक है ये ना, और इसकी हाइट 30 है। पिरामिड की जो हाइट है 30 है। ये पिरामिड की स्लांट हाइट आएगी, एपेक्स हो गया, यहां से ये लाइन, ये जो है पिरामिड की स्लांट हाइट आएगी एल। अगर ये साइड 11 है तो ये क्या आएगा 11 का आधा है भाई, और ये क्या बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। पूरा पिरामिड बनाने की जरूरत नहीं है, 11 का आधा है और ये 30 60 का आधा है। 11 60 61 ट्रिपलेट बनता है, 11 60 61 आधा हो रहा है, यानी कि स्लांट हाइट आ गई 61/2। तो ये आपको स्लांट हाइट तिरक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। अब पिरामिड का लिटरल सरफेस एरिया क्या होता है, लिटरल सरफेस एरिया है 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस, बेस का पेरीमीटर। अगर साइड 11 है तो पेरीमीटर क्या आएगा स्क्वायर का 44, ये पेरीमीटर आएगा इनटू स्लांट हाइट। स्लांट हाइट कितना 61/2। ये फॉर्मूला होता है बेस का एरिया, स्क्वायर पिरामिड का बेस स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड 11 है तो स्क्वायर का एरिया 11 का स्क्वायर ही आ गया, ये आ जाएगा भैया। ठीक है, 2 दूनी 4 से चला जाएगा मेरे भाई 11 बार, और 11 का स्क्वायर 121, यानी कि 11 का मल्टीपल तो है ही, और 1 एकम 1 प्लस 1 2, एंड में 2 आएगा, तो ये वाला आंसर है भैया ए ऑप्शन 792। समझ में आ गया। अच्छा सवाल आगे आ जी, सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने चौथा। एक नौकर को एक निश्चित दिनों के लिए काम पर रखा गया था जिसके लिए उसे 3239 रुपए दिया जाना था। अच्छा, वह कुछ दिनों के लिए एब्सेंट रहा और उसे केवल 2923 रुपए दिया गया। उसकी मैक्सिमम डेली, एक दिन की अधिकतम मजदूरी क्या हो सकती है। देखिए एक बात बताओ, एक आदमी को कुछ दिनों के लिए काम पे रखा गया, उसको 3239 रुपए दिया जाना था, लेकिन कुछ दिन उसने छुट्टी मारी और उसे केवल 2923 रुपए दिया गया। तो पूछा उसकी पर डे की मैक्सिमम डेली कमाई क्या हो सकती है। देखिए मान लो आप एक मजदूर को 20 रुपए पर डे देते हो और आप उससे एक हफ्ते काम कराते हो 7 दिन, कितना रुपया दोगे 140 रुपए, यानी कि पर डे की मजदूरी जो होगी, टोटल कमाई ये है, ऐसी संख्या होगी जो इन दोनों को डिवाइड करती हो। लेकिन मैक्सिमम मजदूरी पूछे, यानी कि इनका एचसीएफ, मुझे केवल इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना था। एचसीएफ निकालने के लिए आप इनका डिफरेंस लो, डिफरेंस क्या आएगा 6,
3 में से 2 गया 1 और ये 316, ये डिफरेंस आया, यानी कि HCF या तो 316 होगा या 316 का फैक्टर। 316 का फैक्टर 80 नहीं है, 78 नहीं है, 79 है भैया। 79 चौका 316 होता है, 81 नहीं है, यानी कि यही HCF हो सकता है 79। बात खत्म, चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन से हो जाएगा सवाल। आइए बच्चे, पांचवा, यदि मैं बिल्कुल जो है तसल्ली से समझा रहा हूं, यदि a² प्लस a बराबर 13 है तो आपसे पूछा है a+4 -1 बटे a+4 का क्यूब बताओ। ये आपसे पूछा है, बताइए स्टूडेंट्स क्या आएगा। देखो भाई, आंसर इंटीजर में ही है, कोई रूट वगैरह में तो है नहीं भाई। ये सवाल तभी सॉल्व होगा, एक और तरीका बता दे रहा हूं, जब आप a+4 -1 बटे a+4 की वैल्यू निकालेंगे तभी ये सवाल सॉल्व होगा, क्योंकि इसका क्यूब करेंगे डायरेक्ट ये आ जाएगा। अब मेरे भाई इसकी वैल्यू है क्या, अगर आप यहां पे एलसीएम लेते हैं a+4 मान लो, तो ये क्या हो जाएगा भाई, a+4 की a+4 में गुणा हो जाएगी a+4 का स्क्वायर, तो a+4 का स्क्वायर हो गया a² प्लस 8a+16, ठीक है जी। और ये आ जाएगा आपका -1, यानी कि a² प्लस 8a प्लस 15, तो a² प्लस 8a को आप लिख लो a+7a, a+7a प्लस 15। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, और बटे a+4 मैंने ब्रेक करके लिख दिया, 8a को मैंने लिख दिया a+7a, इस 8a को a+7a लिख दिया, क्योंकि मुझे a² प्लस a इसकी वैल्यू दे रखी है सवाल में 13, तो ये a² प्लस a इसकी वैल्यू सवाल में 13 दे रखी है, इसलिए मैंने इसको ब्रेक कर लिया। अब 13 प्लस 15 28, 7a प्लस 28 आ गया, यानी कि 7 कॉमन, 7a प्लस 28 आ गया ना, 7 चौक 28, और नीचे से ये a+4 कट गया, तो यानी कि क्या बचा 7, इसकी वैल्यू आ गई भाई साहब 7। आपको यहां पे क्यूब करना है, पावर 1 से पावर 3 पे जाना है, तो क्या फॉर्मूला होता है, अगर x -1 बटे x k है तो x³ -1 बटे x³ k³ प्लस 3k, यानी कि 343 प्लस 21, 343 में 21 जोड़ेंगे तो 364 आ जाएगा। 364 सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन। ये तरीका शायद बहुत सारे बच्चों को ना आता हो, पर ये डायरेक्ट हो जाता है भैया ऐसे। आइए अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 6। हर एक चैप्टर के मैंने सवाल डाले भाई, आपको क्या लगता है इतने क्वालिटी सवाल आपको दूसरे मॉक टेस्ट में क्यों नहीं मिलते, क्योंकि कोई मेहनत नहीं होती, सिंपली 2-3 लड़के लगाए, उन्होंने ऐसे ही यहां से इधर उधर से कॉपी किया और डाल। हम मेहनत करते हैं, एक सवाल को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अलग अलग स्टेट एग्जाम के निकालते, मोल्ड करते, सेट करते, कॉम्प्लिकेट करते, तब आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। मेहनत लगती है, लेकिन आप उसको पढ़ोगे तो ही तो उस मेहनत का फायदा है। एक्स किसी काम को करने में वाई से 32 दिन अधिक और जेड से 50 दिन अधिक लेता है। एक्स और वाई मिलकर किसी काम को उतने ही समय में पूरा करते हैं जितने समय में जेड अकेला करता है, तो एक्स अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। बहुत बढ़िया, देखिए 3 लोग हैं, हालांकि मुझे सवाल पढ़कर ही पता लग गया कि ये किस पैटर्न का सवाल है। एक्स वाई जेड, ये लाइन बोली है एक्स और वाई मिलकर उतने ही समय में काम करते जितना जेड अकेला करता है, यानी कि जेड की एफिशिएंसी एक्स प्लस वाई के बराबर है। अब बोला एक्स काम को करने में वाई से 32 दिन ज्यादा, जेड से 50 दिन ज्यादा लेता है। मैंने मान लिया कि जैसे जेड टी दिन ले रहा है, तो एक्स जो है काम करने में वाई से 32 दिन ज्यादा, तो यानी कि जेड अगर टी दिन ले रहा है तो एक्स ये जो है एक्स वाई से 32 दिन ज्यादा लेता है, जेड से 50 दिन ज्यादा है। अगर जेड टी दिन ले रहा है तो एक्स जो है जेड से 50 दिन ज्यादा लेगा, टी प्लस 50। और सवाल में यह भी बोला गया है कि एक्स जो है वाई से 32 दिन ज्यादा लेता है, या मैं उल्टा कहूं वाई एक्स से 32 दिन कम लेगा। अब टी प्लस 50 में से 32 घटाओ तो टी प्लस 18 नहीं आ गया। एक्स वाई से 32 दिन ज्यादा लेता है काम पूरा करने में, या वाई एक्स से 32 दिन कम लेगा। एक्स जेड से 50 दिन ज्यादा लेता है, अगर जेड टी दिन ले रहा है तो एक्स लेगा टी प्लस 50। क्या ये सवाल फॉर्मूला का नहीं बनेगा? टाइम एंड वर्क चैप्टर में अकेला एक ही तो फॉर्मूला है भैया। ये जेड कंफ्यूज करने के लिए दिया, ये दोनों लोग एक्स और वाई की तो बराबर हैं, जेड की एफिशिएंसी एक्स प्लस वाई के बराबर। 2 लोग मिलकर टी दिन में कर रहे हैं एक्स और वाई, एक्स ले रहा है टी प्लस 50, वाई ले रहा है टी प्लस 18, तो डायरेक्ट टी की वैल्यू क्या आएगी √50 गुणा 18, यानी कि 900 का √30 दिन आ जाएगी। टी का मान 30 आ गया। एक्स उस काम को अकेला कितने दिन में करेगा? 30 प्लस 50 80 दिन में। टी की जगह आप 30 रख दीजिए, ये आंसर है बी ऑप्शन।
कितना गजब का सवाल है मेरे दोस्तों आपके लिए। आ जाइए सवाल नंबर 7। देखिए कुछ नया क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए डाला है यहां पर। आयत पी क्यू आर एस में टी और यू 2 पॉइंट पी और क्यू पर नहीं, भुजा पी क्यू पर स्थित है। ये 4 है एरिया, 25 से 18 है। तो ये जो एरिया शेडेड नहीं है यू क्यू आर ओ वाला, ये आपको बताना है। जो शेडेड नहीं है ये वाला एरिया, बताइए कैसे करेंगे। कभी भी ऐसा सवाल आए तो आप इसको यहां से मिला दीजिए बेटा। ये क्या बन गया? ट्रेपेजियम बन गया। अगर मैं आपको दिखाऊं बच्चों, ये क्या हो गया? ये एक ट्रेपेजियम हो गया प्यारे बच्चे, ट्रेपेजियम है। आपको क्या कंसेप्ट आता है ट्रेपेजियम में? ये पैरेलल साइड पे जो दो ट्रायंगल बने, इनका एरिया 4 और 25 है। तो जो पैरेलल साइड पे नहीं बने उनका एरिया आएगा √4 गुणा 25। ये फॉर्मूला कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। टीसीएस के चक्कर में बच्चे इस ज्ञान को भूल गए थे। 2017 से पहले ये सब चीजें आती थी नॉर्मली। ये 4 है, ये 25 है, ट्रेपेजियम बन गया। पैरेलल साइड पे अगर इसका एरिया ए है, इसका बी है, तो जो नॉन पैरेलल साइड पे ट्रायंगल बनेंगे ट्रेपेजियम के अंदर, उसका एरिया √a भी होगा, यानी कि ये 10 आएगा। ठीक है, 10 आ जाएगा इनका एरिया। ये 10 आ गया बच्चे, 10, ये 10 आ गया। क्लियर है? हालांकि जो है मुझे ये निकालना है, इसकी जरूरत नहीं है, इसको मिटा देता हूं मैं यहां से। ठीक है जी। अच्छा देखो बात ये है कि ये जो ट्रायंगल बन गया, ये जो ट्रायंगल बन गया, ये पूरे रेक्टेंगल के एरिया का आधा है। अगर रेक्टेंगल के अंदर में एक ट्रायंगल बनाऊंगा तो रेक्टेंगल का एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई, ट्रायंगल का एरिया 1/2 लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया रेक्टेंगल का आधा। इस ट्रायंगल का एरिया कितना है? SRT का ये जो ट्रायंगल बना है STR, इसका एरिया कितना है? 25 और 10 35 है, 25 है, 10 है, 35 है। तो पूरे आयत का एरिया 70 होगा। अगर इस सवाल में पूरे रेक्टेंगल का एरिया पूछा होता तो 70 आ जाता, 70। लेकिन आपसे ये पूछा है मेरे भाई। अब आप ये खुद ही देख लो मेरे दोस्तों, है ये 18 4 22 और 25 47। अब 70 में से 47 घटाऊंगा तो ये 23 आ जाएगा मेरे भाई। 23 सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। अनएक्सपेक्टेड आंसर है और गजब का तरीका है। ठीक है जी, आगे चलें। नया क्वेश्चन, 8वां सवाल। ऐसा नहीं हर लेवल के सवाल डाले मैंने, इजी भी, मॉडरेट भी और बहुत डिफिकल्ट भी। x बराबर ये है तो आपसे पूछा इसका मान क्या होगा? 81x⁵ - x बटा ये। देखो कटने पिटने वाली चीज दिख रही है। अगर ऊपर से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बच्चे? 81x⁴ -1 दिखेगा। आप बोलोगे यस सर। ये नीचे 9x² - 1 27x² + 3, यहां से 3 कॉमन आ रहा है, यहां से 3 कॉमन आ रहा है। तो 9x² - 1 3 कॉमन ले लीजिए, इंटू 3 9x² + 1। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। अब आप मुझे बताओ a - b इंटू a + b क्या है? तो फॉर्मूला बन गया ना, a - b इंटू a + b, a² - b², यानी कि 81x⁴ -1 हो गया। ये 81x⁴ -1 कट गया ऊपर नीचे से, क्या बचा बच्चों? x/3 बचा केवल। कुछ था इस सवाल में? नहीं। तो 999 को 3 से भाग करेंगे तो ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा। इसको 3 से डिवाइड करना था केवल। ये तो बहुत इजी सवाल निकला। आ जाइए सवाल नंबर 9 देखिए बच्चों आप लोग। एक एग्जाम में XYZ स्कूल के 2 सेक्शन है, ए और बी। 42 स्टूडेंट है, उनका एवरेज स्कोर है 69। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन बी 10:11। देखिए एक क्लास में 2 सेक्शन है, ए और बी, और उनमें जो स्टूडेंट की संख्या है उसका रेशियो 10:11 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10:11। ठीक है, आगे क्या बोला है मेरे भाई? हाँ, द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए इज 20% मोर देन दैट ऑफ स्टूडेंट ऑफ सेक्शन बी। सेक्शन ए के स्टूडेंट का एवरेज स्कोर बी से 20% ज्यादा है। तो आपसे पूछा है सेक्शन ए के स्टूडेंट का एवरेज स्कोर क्या है। बहुत बढ़िया, देखिए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5।
सेक्शन ए के स्टूडेंट का एवरेज स्कोर बी से 20% ज्यादा है। ये एग्जैक्ट नहीं बताया, रेशियो बता, अगर सेक्शन बी के बच्चों का एवरेज स्कोर 5 यूनिट है तो 5 से 20% ज्यादा यानी कि 6। ये ए और बी के बच्चों का एवरेज स्कोर है। आपसे सवाल में पूछा गया है कि बताओ सेक्शन ए के स्टूडेंट का, अच्छा पूरी क्लास का एवरेज स्कोर तो 69 बताया गया है, ठीक है, तो आप यहां पे निकाल लीजिए पूरी क्लास का क्या आएगा। यहां पे 10 छिक्का 60, 10 बच्चे एवरेज 6 तो टोटल हो जाएगा 60, 11 बच्चे हैं एवरेज 5 है टोटल हो जाएगा 55, 60 और 55 115 बटे टोटल स्टूडेंट कितने 21, 115 बटे 21 आ गया जी पूरी क्लास का या पूरे स्कूल का एवरेज स्कोर, जो कि सवाल में कितना दे रखा है 69 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू 69 आ गई। अब ये 23 से कट गया भैया, 23 पंज 115 और ये 23 तिया 69, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 21 ऊपर चला जाएगा ना, 21 तिया 63 बटे 5, 63 बटे 5 यानी कि 126 बटे 10, 12.6 आ गए 1 यूनिट का मान, और ये चाहिए सेक्शन ए के स्टूडेंट का एवरेज स्कोर 6 यूनिट, 6 की वैल्यू यहां पर 12.6 गुना है, तो ये आ जाएगा भैया 72 और 3.6 75.6 आ गया। ठीक है प्यारे दोस्त, ठीक है, ये मध्य प्रदेश पुलिस के पेपर का सवाल था, समझ में आया, मैं आपको जो करवाया हूं। सवाल नंबर 10 देखिए, दो इक्वेशन है, इनके कितने सॉल्यूशन है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम बताइए। द्विघात समीकरण का रेशियो लो भाई, यहां पे एक्स का कोफिशिएंट यहां पे 5 है, यहां 15 है, 5 बटे 15, वाई का कोफिशिएंट यहां पे 7 है और यहां 21 है, यानी कि ये तो इक्वल हो गया, और यहां पे गया कांस्टेंट 3 है और 24 है। देखो ये दोनों तो बराबर हैं बच्चे, है ना, ये भी 1/3 ये भी 1/3, पर यहां C1 C2 का रेशियो अलग है, A1/A2 बराबर B1/B2 हो रहा है, बट C1/C2 अलग है, यानी कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, इन दोनों का स्लोप सेम है, ये दोनों लाइन अलग अलग हैं, स्लोप बराबर है, यानी कि लाइन कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन इज अवेलेबल। बढ़िया सवाल, सवाल नंबर 11 देखिए, ये बताओ बच्चों, हमारे पिटारे में बहुत सारे सवाल बंद हैं, और ये नए सवाल नहीं है, स्टेट एग्जाम के छुपे हुए जो है डायमंड सवाल हैं जो बच्चों तक पहुंच नहीं पाते। गिरी और बिट्टू चलना शुरू करते हैं 9 बजे जयपुर कानपुर से रेस्पेक्टिवली एक दूसरे की ओर। गिरी की स्पीड 70 है, बिट्टू की 90 है। दिल्ली में मिलते हैं किसी टाइम और साथ में लंच करते हैं। 10:39 पर वो दोबारा चलना शुरू करते हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर। गिरी जो है कानपुर 12:27 पे पहुंचता है, तो पूछा है उन्होंने लंच कितने टाइम तक एक साथ किया। सवाल बड़ा भयानक लग रहा होगा आपको, लेकिन सवाल में कुछ है ही नहीं मेरे भाई, अगर मैं आपको करने दिखाऊं। देखो ये समझो कि ये सिटी जयपुर है और ये है मेरे भाई, बोलो जुमा केसरी शहर कानपुर। यहां से सुबह 9 बजे दो लोग, मॉर्निंग में 9 बजे गिरी और बिट्टू जयपुर और कानपुर से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं, चलना शुरू किया, ठीक है भाई। तो देखिए ये चलना शुरू किया, चलना शुरू किया, चलना शुरू किया, ये कौन चल रहा है, गिरी चल रहा है, ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर। ये कौन चल रहा है, यहां बिट्टू चल रहा है। ये दोनों लोग यहां पर मिलते हैं, और मिलते हैं तो मिलने के बाद बीच में कहीं ना कहीं मिलेंगे, और साथ में थोड़ी देर लंच करते हैं, लंच कर लिया, खाना पीना हो गया। फिर 10:39 पे वो अपनी अपनी डेस्टिनेशन की ओर चलना शुरू करते हैं, और गिरी कानपुर 12:27 पे पहुंच जाता है। अभी लंच करने के बाद कितने देर से, 10:39 पे, 10:39 AM पे गिरी ने चलना शुरू कर दिया, और गिरी जा रहा है कानपुर, और 12:27 पे गिरी कानपुर पहुंच गया, 12:27 पे, यानी कि गिरी को कितना समय लगा कानपुर जाने में यहां से यहां तक। तो भैया 21 मिनट ये 27 मिनट है, 21 और 27 48, और बीच में 1 घंटा यानी कि 108 मिनट, इन दोनों को घटाओ 108 मिनट आएगा, गिरी को 108 मिनट लगा, ठीक है भाई। अब एक बात बताओ मेरे भाई, गिरी की स्पीड जो है वो 70 किलोमीटर पर आवर है, बिट्टू की स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है। अगर इनकी स्पीड 7:9 का रेशियो है, स्पीड का रेशियो गिरी बिट्टू की 7:9 है, तो इनको सेम डिस्टेंस जाने में जो टाइम लगेगा उस टाइम का रेशियो उल्टा होगा, 9:7,
गिरी और बिट्टू की स्पीड का रेशियो 70-90-7-9 है, तो जो समय लगेगा समय का रेशियो 9:7 होगा कि नहीं भाई। मैं इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, गिरी को ये डिस्टेंस यहां से यहां तक जाने में 108 मिनट लगा, तो मुझे ये बताओ कि बिट्टू को ये डिस्टेंस यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा होगा, सेम डिस्टेंस। स्पीड का रेशियो यहां पे 70-90-7-9 है, तो गिरी बिट्टू को लगने वाले टाइम का रेशियो 9:7 होगा। गिरी को लगा 108 मिनट, 9 की वैल्यू 108 मिनट, 12 गुना ये डिस्टेंस जाने में, तो बिट्टू को लगेगा 7 की वैल्यू भी 12 गुना मेरे भाई 84 मिनट। यानी कि एक बात बताओ, बिट्टू को यहां से यहां तक आने में 84 मिनट लगा, 9 बजे चलना शुरू किया था, 84 मिनट तक चला। 84 मिनट यानी कि पहले 60 मिनट और 24 मिनट, 60 मिनट यानी कि 1 घंटा 10 बज गए, और 24 मिनट और, यानी कि बिट्टू कानपुर से चलना शुरू किया 9 बजे, 84 मिनट में यानी कि 10:24 पे यहां मिला। यानी कि गिरी और बिट्टू की मुलाकात 10:24 पे हुई। उन्होंने लंच किया, लंच करने के बाद 10:39 पे उन्होंने चलना शुरू किया अपने अपने डेस्टिनेशन की ओर। तो बीच में 10:24 से 10:39 में कितना गैप आ रहा है, 15 मिनट का। बीच के 15 मिनट ही उन्होंने साथ में लंच किया, और यही आंसर है सी ऑप्शन। देख क्या बेहतरीन सवाल है, यहां से आप कुछ सीख के जाओगे मेरे भाई। आइए अगला। हे भगवान, ये देखिए स्टैटिक्स के बहुत भयंकर सवाल आ रहे हैं। मैंने भी भयंकर सवाल डाला एक, टेक्नीशियन ग्रेड 1 2024 रेलवे का, लेकिन ज्यादा ही तगड़ा सवाल है। बोला है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशंस वर गिवन एज 42 and 5 respectively. Later it was found that one of the observation was incorrectly entered as 10 when its correct value was 210. What would have been the correct standard deviation? सही स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, आप सवाल समझ पाए। 25 ऑब्जर्वेशन है, 25, उनका जो है मीन, यानी कि मीन उनका है 42, और उनका स्टैंडर्ड डेविएशन है 5। ये है 25 ऑब्जर्वेशंस का। लेकिन एक जो है मेरे भाई, एक ऑब्जर्वेशन को गलती से हमने 10 लिख दिया, जबकि उसकी करेक्ट वैल्यू थी 210। तो आपसे पूछा करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। सबको सवाल समझ में आ गया, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। तो आप बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है √σxi-x का होल स्क्वायर बटे n, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन इस फॉर्मूले से सवाल होगा नहीं मेरे भाई, ये वाला एक फॉर्मूला और होता है, 3 फॉर्मूले होते हैं है भाई, क्योंकि मुझे यहां पे जो है ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम अलग से चाहिए। तो σx² माइनस x बार का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है जो बहुत सारे बच्चों को नहीं आता होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का ये एक फॉर्मूला और है, मैं डिटेल में एक और वीडियो बनाऊंगा मेरे भाई। तो यहां पे ऑब्जर्वेशन है 25, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है। ध्यान सुनिए, तो आप सभी ऑब्जर्वेशंस का योग निकालो, सभी ऑब्जर्वेशन का योग निकाल लीजिए। σx², ऑब्जर्वेशन 25 है, x बार होता है मीन, मीन कितना है 42 है, 42 का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब मैं दोनों तरफ से वर्क करूंगा तो ये आ जाएगा भैया 5 का स्क्वायर 25, ये 42 का इधर आ जाएगा प्लस 42 का स्क्वायर बराबर σx² बटे 25, σx² 25 ये हो जाएगा बच्चे। ये 25 की यहां पर गुणा हो जाएगी इंटू 25, यानी कि ये सभी आंकड़ों के वर्गों का योग आ गया। लेकिन ये करेक्ट नहीं है, सभी ऑब्जर्वेशन के वर्गों का योग, क्योंकि सही मान था 210, हमने गलती से 10 लिख दिया। तो अपनी गलती सुधारो। गलती अगर मुझे सुधारनी है तो भैया मुझे यहां पे, यानी कि सभी आंकड़ों के वर्गों का सही योग क्या होगा, हमने गलती से 10 लिख दिया, तो 10 का स्क्वायर घटाओ, और सही आंकड़ा क्या है 210 है, इसमें 210 का स्क्वायर जोड़ो। ये मेरे दोस्तों करेक्ट सम आ गया सभी ऑब्जर्वेशन का। अब मेरे भाई यहां पे मीन में भी गलती हो गई होगी, अगर आपने एक डाटा को पढ़ने में मेरे भाई यहां पे गड़बड़ की है तो मीन में भी गलती होगी। 25 संख्याओं का मीन कितना 42,
आपने एक संख्या जो कि 210 थी उसको गलती से 10 लिख दिया, यानी कि आपने 200 कम कर दिया। तो गलती आप सुधारोगे तो मेरे भाई आपको 200 बढ़ाना पड़ेगा, है ना। केक कटेगा तो सभी मटेगा, ये 25 संख्याओं में बराबर बराबर बढ़ जाएगा, 25 संख्याओं में, यानी कि जो करेक्ट मीन है वो आ जाएगा आपका 50। करेक्ट मीन आपका 50 है। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, ये बात हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। कोई परेशानी दुख तकलीफ है क्या इसमें? कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। मैं इसको ना ऐसे लिख देता हूं, आसान सवाल है नहीं, रेलवे वाले बच्चों ने पता नहीं कैसे किया होगा ये सवाल। हाँ जी, ये है सिग्मा एक्स स्क्वायर की करेक्ट वैल्यू, ये सिग्मा एक्स स्क्वायर की करेक्ट वैल्यू है सभी आंकड़ों के वर्गों के योग की, और ये आपका मीन की करेक्ट वैल्यू मैंने निकाली है। अब आपसे जो पूछा है स्टैंडर्ड डेविएशन की एक्चुअल वैल्यू आपसे पूछी है, तो भैया ये रहा फॉर्मूला, यहां रख दो। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो 25 ही है, सिग्मा एक्स स्क्वायर बटे एन, इसको 25 से डिवाइड करना है, ये सिग्मा एक्स स्क्वायर है, इसको 25 से डिवाइड करना है। तो जब आप इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 25 कट ही जाएगा, 25 प्लस 42 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये इसको 25 से डिवाइड कर लो मेरे भाई, ये 25 से डिवाइड कर लो तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये 44, 21 का स्क्वायर 441, 44,100 में से 100 घटाएंगे तो 44,000 आएगा, प्लस 44,000 बटे 25, 44,000 बटे 25, ये आ गया भी सिग्मा एक्स स्क्वायर बटे एन। मैंने डायरेक्ट इसको पूरे को 25 से डिवाइड करना है आपको, बात समझ में आ गई। और इसमें से आप घटाइए मीन का स्क्वायर, मीन आपका 50 है, 50 का वर्ग आप घटाओ। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। ये 25 से चला जाएगा मेरे भाई, कितनी बार जाएगा, 25 चौका 100, 44 चौका 176, 1760 हो गया, 1760। ठीक भाई, अब इसको कैलकुलेशन ही तो करना है आपको, तो ये अंडर रूट 25 प्लस 42 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 1764 प्लस 1760 माइनस 2500, ठीक है। तो आएगा आपका कितना, ये आएगा 3400 छह 12 एक, यानी कि 3524 हो जाएगा। 2500 घटाएंगे तो 1024, 1024 में 25 जोड़ेंगे तो 1049, यानी कि √1049 इस सवाल का आंसर है, √1049। गजब का क्वेश्चन है मेरे भाई, ये सवाल हो ही नहीं सकता अगर आपको ये फॉर्मूला ना आता हो। पहले आपको करेक्ट जो है ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम निकालना है, करेक्ट मीन निकालना है, फिर इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, फिर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की सही वैल्यू आपको मिलेगी। अच्छा सवाल है, कैलकुलेटिव सवाल है। मेरे जिन बच्चों को स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं आता वो इस सवाल को स्किप कर दें, कोई जरूरत नहीं करने की, पर पेपर में आया था रेलवे में ये सवाल। किसी त्रिभुज की सभी भुजाएं पूर्णांक में है, त्रिभुज का परिमाप 6 है, एरिया क्या होगा, परिमाप 6 है, तो कैसे त्रिभुज बन सकते हैं, भुजाएं इंटीजर, एक तो 1 2 3 बन जाएगा, एक 2 2 2 बन जाएगा, ठीक है भाई, और भी कुछ है क्या, एक 1 1 4 भी बन जाएगा मेरे भाई, ठीक है। बाकी घुमा फिरा के यही आएगा। देखो ये त्रिभुज बनेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। दो भुजाओं का योग तीसरी के बराबर है, 1 + 2 = 3, या दो भुजाओं का योग तीसरी से छोटा है, यानी कि यही अकेला ट्राइंगल बनेगा और इसका एरिया आएगा √3। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया √3/4 भुजा का वर्ग। यहां पे इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 2 है, तो 4 से 4 कट जाएगा, √3 इसका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ईजी सवाल था। सवाल नंबर 14, ए बी से 3 गुना अच्छा कारीगर है, सी अकेले काम को 48 दिन में करता है, तीनों मिलकर 16 दिन का समय लेते हैं, ए को घर रंगने में कितने दिन लगेंगे। देखिए सवाल में बोला है ए की जो एफिशिएंसी है बी से 3 गुना है, ये रेशियो बोला है ए और बी की एफिशिएंसी का, कोई प्रॉब्लम नहीं। सवाल में बोला है सी अकेले एक घर को 48 डेज में पेंट करता है, ये है ना, जबकि तीनों मिलकर 16 दिन का समय लेते हैं, ए बी और सी तीनों मिलकर 16 दिन लेते हैं। पूछा ए अकेला कितने दिन में करेगा, यह भी मध्य प्रदेश पटवारी के पेपर का सवाल है। 48 16 का एलसीएम 48 आ गया, ये आपका टोटल वर्क है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1, तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3। मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ए की एफिशिएंसी निकालनी है, तो यहां पे सी की 1 है, तीनों की 3 है, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 2 आ गई प्यारे बच्चों। यानी कि मैं जानता हूं कि ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी मिलाकर 2 है, 2 यूनिट है 2, और ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 3:1 है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी
भाई 2 को 3:1 में बांटेंगे, 3 और 1 4 हो रहा है, 3 और 1 4 की वैल्यू 2 है आधा, तो ए की एफिशिएंसी 3 है, 3 की वैल्यू आधा आ जाएगी 3/2, ए की एफिशिएंसी 3/2 आ जाएगी। भाई ए और बी की टोटल एफिशिएंसी 2 यूनिट है, 2 को 3:1 में ब्रेक कर दो तो ए की एफिशिएंसी 3/2, बी की 1/2, डेढ़ और आधा 2 हो जाएगा मेरे भाई। ए की एफिशिएंसी 3/2 आ गई। ए अकेला काम कितने दिन में करेगा, तो ए करेगा 48 यूनिट काम 3/2 एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में, 3 से 48 16 बार जाएगा, 16 दूनी 32 दिन में। आंसर डी ऑप्शन। आ जा, सवाल नंबर है आपके सामने 15, ये बताइए यदि कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए बराबर 1 है, ट्रिग्नोमेट्री का ये सवाल नया क्वेश्चन है ही नहीं भाई, ये तो दुनिया का सबसे आसान सवाल है, पहले भी आया प्रीवियस ईयर में, मैंने थोड़ा सा और इसको ड्रामेटिक कर दिया है। कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए बराबर 1, आपको जाना है साइन में, कैसे आएगा बेटा, कॉस बराबर, ये कॉस स्क्वायर को उधर ले जाओ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, शॉर्ट में लिखा करो बेटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, फिर से स्क्वायर कर देंगे, कॉस स्क्वायर बराबर साइन की पावर 4। ऐसा क्यों किया कि कॉस स्क्वायर का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो साइन की पावर 4 प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1, साइन की पावर 4 प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1। तो ये मैंने यहां से साइन में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन सॉल्व नहीं हुआ सवाल को कि ये तो पावर 4 है और ये पावर 12 है, पावर 4 से पावर 12 में जाना है तो हमें दोनों तरफ से क्यूब करना पड़ेगा। अब क्यूब करेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई, जब क्यूब करेंगे तो ये आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, साइन की पावर 4a प्लस साइन की पावर 6, हालांकि जरूरत नहीं है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, यानी कि 8 2 10 प्लस 3 साइन की पावर 10a प्लस 3ab स्क्वायर, यानी कि 3 साइन की पावर 4 इंटू साइन की पावर 4, यानी कि 3 साइन की पावर 8 है, बराबर राइट साइड में 1 का क्यूब 1 ही आ गया। और मेरे भाई सवाल में तो ये दिया है, तो अगर आप कंपेयर करेंगे, जैसे यहां पे साइन की पावर 12 में ए से गुणा है, यहां सॉरी इसका क्यूब करेंगे ना, 4 का क्यूब 12 हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यहां ए से गुणा है 1 से, तो ए का मान 1 आएगा, साइन की पावर 10 में बी से गुणा है, 3 से गुणा है, तो बी का मान 3 आएगा, सी साइन की पावर 8 है, यहां सी की वैल्यू 3 आएगी, ठीक है, साइन की पावर 6a, डी साइन की पावर 6 है, यहां 1 है बेटा, डी का मान 1 आएगा, तो ए बी सी डी की वैल्यू आ गई, और ये वैल्यू यहां रख दो आप, तो 2 एकम 2, बी का मान है 3, सी का मान भी 3 है, यानी कि 15 प्लस 3d, ये आ जाएगा, 3 से 3 कट गया, 15 जमा 2 17 आंसर। आगे आ जाइए, सवाल नंबर 16 है आपके सामने, रेशियो का, एक कंपनी में 3500 एम्प्लॉय थे, मेल फीमेल की संख्या 5-2 है, कुछ दिन के बाद 100 वुमेन कंपनी में ज्वाइन होती हैं, कुछ पुरुष छोड़ देते हैं, मेल फीमेल का रेशियो 20-11 हो गया, तो पूछा कितने मैन ने कंपनी छोड़ी थी। बिल्कुल बेसिक सवाल, मैन वुमेन है कंपनी में, रेशियो 5-2 है मैन वुमेन का, यानी कि टोटल 7, 7 की वैल्यू सवाल में 3500 है, यानी कि 500 गुना, तो मैन वुमेन में 500 गुना, यानी कि 5 की वैल्यू 2500, 2 की वैल्यू 1000, यानी कि 2500 आपके मेल हैं और 1000 आपकी फीमेल है, 2500 मैन है 1000 वुमेन है। हुआ क्या, कुछ दिनों के बाद 100 वुमेन कंपनी में शामिल होती है, अब 100 वुमेन कंपनी में और आ गई, वुमेन हो गई 1100, अब उनको देख के कुछ आदमी भाग गए छोड़ के, कुछ आदमी छोड़ के भाग गए, और रेशियो क्या होगा मेल फीमेल का 20:11, फिक्स पैटर्न का सवाल है, दिमाग में आपको पता होना चाहिए कैसे करना है, रेशियो 20-11 हो गया, महिलाएं 1100 हैं, मेल फीमेल का रेशियो 20-11 है, तो 11 की वैल्यू 1100 है, 100 गुना, तो मेल कितने होंगे 20 की वैल्यू भी 100 गुना 2000, यानी कि अब कंपनी में 2000 पुरुष है, पहले 2500 थे अब 2000 रह गए, तो 500 पुरुष छोड़ के भाग गए, 500 मेल, ये आंसर है। आ जाइए, सवाल नंबर 17 करो बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है फटाफट बनाना। नया सवाल डाला है आपके लिए, एक और नया सवाल डाला है, बताइए। देखो दोस्त, आपको ये 3 इक्वेशन दे रखी हैं, अलग अलग ए बी सी पॉजिटिव नंबर हैं, पूछा है a प्लस बी प्लस सी का मान ज्ञात कीजिए।
ए प्लस बी प्लस सी। पहले ध्यान से देखो एक एक चीज को कि भाई ये है क्या। आप इसको जरा गौर से देखिए तो आप कहोगे सर ए स्क्वायर अगर गुणा कर दे ट्वाइस बी की सी में बी सी, अभी ये माइनस का बी माइनस का सी, तो माइनस का 2b और ये माइनस का 2c। ये है क्या, -1 की -1 में गुणा करेंगे 1 आ जाएगा, 1 की 2 में गुणा +2 बराबर 73, ये आ जाएगा क्या। ऐसे यहां देखेंगे तो बी स्क्वायर, अब जल्दी जल्दी कर पाएंगे, 2ca अभी ये माइनस का 2c माइनस का 2a, क्योंकि यहां -1 की -1 में गुणा होगी +1, फिर 2 से भी गुणा हो जाएगी +2 बराबर 75.5। मुझे पता चल गया, अब यहां पे कुछ नहीं करना, जोड़ने का काम करना है। तीसरी वाली को ध्यान से देखेंगे, तीसरी वाली को सी स्क्वायर प्लस 2ab, हाँ जी ठीक है, माइनस का 2a माइनस का 2b और ये प्लस का 2 बराबर राइट साइड में है 78.5। हमें a प्लस बी प्लस सी निकालना है, कुछ मत करो, तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो। कि जैसे ही आप ऐड करोगे मुझे ये दिख गया फॉर्मूला। ये आपको फॉर्मूला दिख रहा है, बोल हाँ, आप बोलोगे यस सर ये तो फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सर ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, माइनस ये बताओ -2b -4b -4a -4c, यानी कि -4 कॉमन, a प्लस बी प्लस सी -4a -4b -4c और ये +6 बराबर राइट साइड में क्या आएगा मेरे भाई, राइट साइड में क्या आएगा, ये 75 तिया 225, 225 से 2 कम है भी, और ये कितना मेरे दोस्तों, ये 0.5 और ये 3.5, 4 ज्यादा है, यानी कि आ जाएगा 227 आ जाएगा, 227 आ जाएगा जोड़ के, ठीक है जी। ये 4 माने 2 225, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। ये 6 उधर चला जाएगा, 227 माने 6 221, ये आ गया बच्चे। किसी को कोई परेशानी, तो क्या बन गया ये तो आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई a प्लस बी प्लस सी में। a प्लस बी प्लस सी का मान निकाल लो, जो यहां पे ऑप्शन चेक कर लेते हैं मेरे दोस्त, सबसे बढ़िया यही रहेगा। क्यों क्वाड्रेटिक सॉल्व करें, 16 पे सेट नहीं हो रहा है, 221 होता है 13 गुणा 17, 17 पे सेट होगा बेटा, 221 13 गुणा 17 होता है, 17 रखो। अगर a प्लस बी प्लस सी 17 रखते हैं, 17 का स्क्वायर 289 माइनस 17 चौका 68, क्या आ गया 2 2 1 आ गया, सेट हो गया, ये वाला आंसर है 17, खत्म। इससे बेहतरीन सवाल हो ही नहीं सकता कोई। आ जाइए सवाल नंबर 18 अलजेब्रा का नया, एक दिल दहलाने वाला और एक आसान, ऐसे मैंने चीजों को तैयार किया है। 3 सैंपल हैं, उनमें दूध वाटर का रेशो 7 9 11 13 13 15 है। इनकी इक्वल मात्रा को मिलाया जाता है, नए मिश्रण में दूध पानी का रेशियो क्या होगा। भाई मिल्क वाटर के 3 सैंपल हैं, पहले सैंपल में रेशियो 7 9 है, दूसरे में 11 13 है, और तीसरे सैंपल में मिल्क वाटर का रेशियो कहां मर गया 13 15। तीनों को आपस में मिला के टाए टाए करना है आपस, ठीक है जी। मजे की बात है कि तीनों की सेम क्वांटिटी को मिलाना है, तो जो सवाल में बोले वो करो ना मेरे भाई। यहां कितना है टोटल, मिल्क प्लस वाटर 16, यहां 11 प्लस 13 24, यहां 13 प्लस 15 28, तो 16 और 24 का एलसीएम तो आपका 48 हो गया। 28 के अंदर आपका 7 आता है, तो 7 से गुणा और ये आपका एलसीएम आएगा मेरे भाई, यानी कि 7 और 9 आपका 16 है। 16 को ये एलसीएम ये बनाना है मिश्रण, तो किससे भैया 16 48 3 7 21, 21 से गुणा करनी होगी। यहां मेरे प्यारे भाई 24 है, 24 से डिवाइड करेंगे, 14 से गुणा करनी होगी। यहां 28 है, 28 को ये बनाना है तो 7 चौक 28, 12 से गुणा करनी होगी, 12 से मेरे दोस्त, ठीक है जी, बात खत्म। ऐड कर दीजिए, दूध में दूध पानी में पानी, दूध कितना आएगा 21 7 147, यहां कितना दूध होगा 14 गुणा 11 154, यहां कितना दूध होगा प्लस 12 गुणा 13 156। रेशियो वाटर नहीं निकालूंगा, पहले दूध पे देखो, यहीं से पूरा नहीं करना पड़ता, 154 156 310, 310 में 147 जोड़ेंगे 457, 457 एक ही ऑप्शन में पहले वाले में आंसर। वाटर निकालने की जरूरत ही नहीं, कैलकुलेट
आगे आ जाइए, सवाल नंबर 19 देखिए, ये बताओ बच्चों, सवाल है आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी में ए बी ए सी के बराबर है, दो सर्कल है, इनकी रेडियस 1 और 2 है, अंदर बनाए गए, टच कर रहे हैं, आपसे पूछा है ट्राइंगल का एरिया। इतना शानदार सवाल मैंने डाला है। देखो ये मॉक टेस्ट टफ है बेटा, आसान नहीं है। मैंने पहले बोल दिया कि 17-18 सवाल आप अगर 25 में से कर पा रहे हो तो वो दिन अब पुराने हो गए जब आप पूरे पूरे सवाल कर पाओगे। ठीक है ना, ऐसी क्या कट ऑफ 90% जा रही है, कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। बाकी एग्जाम का हाल देखो, किसी एग्जाम में इतनी हाई कट ऑफ नहीं है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है भाई, ये 1 है और ये 2 है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है मेरे भाई, यानी कि ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों बराबर हैं। अब बताओ बच्चों, जो साइड एसी की लंबाई है वही साइड एबी की लंबाई है। इसका एरिया पूछा है आइसोसेलेस ट्रायंगल का। आप इसको मिला दीजिए मेरे भाई, बिल्कुल मिलाएंगे तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा है भाई। ये दोनों सर्कल के सेंटर्स हैं ये, ठीक है जी। ये मान लेते हैं ये O1 है और इसका सेंटर ये O2 है, तो ये जो है एंगल 22 बिल्कुल हाफ हाफ हो जाएगा ना, थीटा थीटा। देखो हाइट तो मुझे यहां से पता लग जाएगी, हाइट तो यहां से पता लग जाएगी। इस सर्कल की रेडियस 2 है, ये भी रेडियस 2 होगी, इसकी रेडियस 1 है। ये 90 डिग्री का एंगल है टेंजेंट रेडियस के बीच में, ये भी 90 डिग्री का एंगल है टेंजेंट रेडियस के बीच में। अब एक बात बताओ मेरे भाई, ये लेंथ यहां से यहां तक कितनी आ जाएगी? ये लेंथ यहां से यहां तक कितनी आ जाएगी? अगर आप ध्यान से देखो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये 1 है 2 है, 1-2 का रेशियो है, यानी कि ये मिड पॉइंट होगा बेटा। ये लेंथ यहां से यहां तक 1 + 2 3 है, ये 3, तो ये लेंथ भी यहां से यहां तक 3 होगी, ये लेंथ 3 होगी। ये जो दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी R1 + R2 3 है, ये भी 3 होगी, तभी ये मिड पॉइंट होगा। 1:2 बनना है ना, मिड पॉइंट थ्योरम से 1:2 बनना है। ये 3, ये भी, ये पूरा 6, 1:2 हो जाएगा। अब बताइए मेरे भाई क्या होगा? सवाल तो मेरा सॉल्व हो चुका है यहीं से। एक बार बताओ, 90 डिग्री के सामने अगर ये 3 है, ये 1 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से कितना आएगा? √3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग यानी कि √8, 8 का अंडर रूट यानी कि 2√2। ये जो है आपका 2√2 आएगा, बोलो हाँ 2√2। एक्चुअली इस आइसोसेलेस ट्रायंगल की हाइट मुझे पता चल गई। हाइट कितनी आ गई? समद्विबाहु त्रिभुज की हाइट, ये हाइट आ गई 3 और 3 6 और 2 8। मुझे इसका बेस और पता करना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और इसके बहुत सारे तरीके हैं, आप सिमिलरिटी से भी कर सकते हैं मेरे भाई, क्योंकि यहां पर ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है, ये छोटा वाला ट्राइंगल और ये वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल सिमिलर है कि दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, दोनों में ये एंगल थीटा है, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर होगा। भाई मुझे छोटे ट्राइंगल की तीनों साइड पता है, तीनों साइड, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। यहां थीटा के सामने 1 है, 90 के सामने 3 है। अच्छा इसकी जरूरत नहीं है, यहां थीटा के सामने 1 है तो यहां 1 होगा मेरे भाई, 90 डिग्री के सामने 3 है, ये ब्लैक एंगल के सामने 2√2, तो 2√2। तो छोटे ट्राइंगल में अगर यहां पे रेशियो सेम होना चाहिए। अरे भाई थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दिमाग बिना दिमाग लगाए नहीं होगा। छोटे ट्राइंगल में थीटा के सामने 1 है, ब्लैक एंगल के सामने 2√2, ये रेशियो है। तो बड़े ट्राइंगल में भी थीटा के सामने 1 और इस ब्लैक एंगल के सामने 2√2। 2√2 क्या है? ट्राइंगल की हाइट है। 2√2 ट्राइंगल की हाइट है 8 सेंटीमीटर। 2√2 की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 8/2√2, यानी कि 2√2 सेंटीमीटर। 8 को 2√2 से भाग देंगे तो 2√2 सेंटीमीटर ही आएगा। सवाल खत्म। आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया अगर आपको निकालना है, समद्विबाहु त्रिभुज का अगर आपको बच्चों क्षेत्रफल निकालना है, 1/2 बेस गुणा हाइट, बेस का आधा ये 2√2 है, ये बेस का आधा 2√2 है, इंटू हाइट 8 गुणा 8, 16√2 आंसर आ गया। सिमिलरिटी लगानी थी यहां पे और छोटे और बड़े ट्रायंगल में केवल। आंसर सॉल्व। 20वां सवाल, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का स्टैंडर्ड डेविएशन बताइए। फॉर्मूला भी याद कर लेना, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला है वो पहला ऑप्शन है √n² - 1/12। ये फॉर्मूला है, याद कर लेना। हो सकता है पेपर में आ जाए कि पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं का स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ, तुरंत कर पाओगे फॉर्मूले में वैल्यू रख के। आप इसको चेक भी कर सकते हैं अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं है,
कि मान लो यहां पे ये तो बता नहीं गया कितनी संख्या, आपने n का मान 1 ले लिया, कि माना पहला एक नेचुरल नंबर है, भाई एक का स्टैंडर्ड डेविएशन 1 से 0 होगा, एक का 1 से तो कोई डेविएशन ही नहीं है। यानी कि अगर मैं n का मान 1 रखूंगा, एक ही नेचुरल नंबर ले रहा हूं मैं, तो 1 का 1 से क्या डेविएशन है, कोई डेविएशन नहीं है, 0। तो आंसर ऐसा ऑप्शन होगा जहां n बराबर 1 रखने पर 0 आ जाए, है ना। ये 1 - 1 0/12 0 हो जाएगा, ये 0 नहीं बनेगा, ये 0 नहीं बनेगा, ये 0 नहीं बनेगा, तो ये पहला ऑप्शन भी आ जाएगा। तो यहां वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, पर फॉर्मूला याद कर लेना। 21वां सवाल, ये सवाल बहुत कम बच्चों ने किया मेरे भाई, मुझे बहुत दुख हुआ ये सवाल जब देखा मैंने, बहुत कम अटेम्प्ट है टेस्ट में। मध्य प्रदेश पुलिस के पेपर का सवाल, सुन लो बात, नहीं कर पाए तो क्या करोगे मेरे भाई आप। अकॉर्डिंग टू ए प्रिस्क्रिप्शन, एक मिक्सचर ऑफ पेंट एंड टर्पेंटाइन कंटेनिंग हाफ पार्ट ऑफ ईच इज परफेक्ट फॉर पेंटिंग ए वॉल। भाई एक प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार अगर हमें एक पेंटिंग करनी है तो उसमें मेरे भाई आधा पार्ट जो है वो पेंट होना चाहिए और आधा पार्ट उसमें तारपीन होना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है जी, हाफ पेंट और हाफ जो है टारपीन होना चाहिए मेरे दोस्त, टर्पेंटाइन होना चाहिए। एक पेंटर को एक मिक्सचर दिया जाता है जिसमें 27 पार्ट्स पेंट है और 29 पार्ट टर्पेंटाइन है। कितना मिक्सचर रिमूव किया जाए और पेंट से रिप्लेस किया जाए मेरे भाई, जिससे कि मिक्सचर परफेक्ट हो जाए। तो भैया देखो, एक पेंटर के पास एक मिक्सचर है जिसमें पेंट कितना है मेरे भाई, 27 है और बाकी 29 टर्पेंटाइन है। तो ये सवाल एक्चुअली एलिगेशन का था, पेंट पे एलिगेशन लगा लो। तो पेंटर के पास जो मिक्सचर है मेरे भाई, उसमें पेंट कितना है, 27 यूनिट पेंट है आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना मेरे भाई, 27 + 29 56, ये पेंट है। अब हमने इस मिक्सचर का कुछ पार्ट निकाला, निकालने के बाद हमने रिप्लेस किया, किससे रिप्लेस किया, पेंट से रिप्लेस किया। किससे रिप्लेस किया मेरे भाई, पेंट से रिप्लेस किया। पेंट यानी कि मेरे भाई हम इस मिक्सचर का कुछ पार्ट निकालते हैं और पेंट से रिप्लेस करते हैं। जो जिस चीज से आप रिप्लेस कर रहे हो वो 100% पेंट है। 100% को फ्रैक्शन में क्या कहेंगे, 1 कहेंगे। और ऐसा मिश्रण बनना चाहिए जिसमें आधा पेंट आधा टर्पाइन हो, यानी कि पेंट क्या हो फाइनल मिश्रण में, 1/2 हो, 1/2। ये एलिगेशन का सवाल था प्यारे बच्चों, आप समझ ही नहीं पाए। यहां 56 और 2 का एलसीएम यहां पे 56 से गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा 27, और ये 56, और ये आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर 28। तो ये आ जाएगा 56 - 28 28, और 28 - 27 1, यानी कि आपको एक पार्ट रिप्लेस करना पड़ेगा, एक पार्ट आउट ऑफ टोटल कितने का मेरे भाई, कितने मिश्रण का, 28 से 29 का, 1/29 पार्ट रिप्लेस करना पड़ेगा, बी ऑप्शन। रिप्लेस वाले सवालों में टोटल जो होता है इन दोनों को ऐड करके आता है, 1/29। केवल सवाल की लैंग्वेज को टफ बना दिया है, ऐसा सवाल तो आप कर चुके हो मेरे भाई, दूध पानी में भी शराब में भी। 10 संख्याओं का एवरेज 23 है, हर संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, नया एवरेज क्या होगा। अगर 10 संख्याओं का एवरेज 23 है, हर संख्या में 4 जोड़ेंगे तो नया एवरेज भी 4 बढ़ जाएगा, 23 से 4 बढ़ जाएगा। ये पूरे मौका सबसे आसान सवाल 27। सवाल नंबर 23वां देखिए प्यारे बच्चे, गौरव की प्रेजेंट एज 3x है, 4 साल बाद मनीष की एज 2x होगी। आदित्य गौरव की एज में 3 साल का डिफरेंस है। 5 साल पहले अश्विनी की एज x-1 थी। अगर गौरव, मनीष और अश्विनी की प्रेजेंट एज का एवरेज 24 साल है तो आदित्य की प्रेजेंट एज ज्ञात करें। देखो, आदित्य की एज निकालनी है तो आपको गौरव की पता करनी पड़ेगी। आदित्य और गौरव की एज में 3 साल का डिफरेंस है। हालांकि इस लाइन की कमजोरी यह है कि आंसर ये ए ऑप्शन आ चुका सवाल का। आप कहोगे सर कैसे, अभी बताते हैं। देखिए 3 लोग हैं, गौरव की जो प्रेजेंट एज है वो 3x है, बात ठीक है। 4 साल बाद मनीष की एज 2x होगी। अगर 4 साल बाद 2x होगी तो प्रेजेंट में क्या है, 2x से 4 कम है। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही। 5 साल पहले अश्विनी की एज x-1 थी। 5 साल पहले अश्विनी की एज x-1 थी, तो अब कितनी होगी, x-1 में 5 जोड़ देंगे, x + 4 साल होगी। आप बोलोगे यस सर। ये तीनों लोगों की प्रेजेंट एज आ गई। अच्छा, तीनों लोगों की प्रेजेंट एज आ गई। प्रेजेंट एज का एवरेज 24 है।
तीनों लोगों का एवरेज 24 है, तो टोटल एज कितना आएगा? 24 का 3 गुना 72, टोटल 72 होगा। तो 2x प्लस एक्स, 3x प्लस 3x 6x आ जाएगा बराबर 72। तो x का मान आ जाएगा यहां से मेरे प्यारे भाई 12। x की वैल्यू सॉल्व करने पर 12 आ गया, क्योंकि 4 और -4 तो कट गया। तो गौरव की एज आ जाएगी मेरे भाई 3x है ना, 12 3 36, तो गौरव की एज 36 साल आ गई गौरव की। लेकिन सवाल में गौरव का नहीं, आदित्य के बारे में पूछा। आदित्य गौरव की एज में 3 साल का अंतर है। ये नहीं बताया कि आदित्य गौरव से उम्र में बड़ा है कि छोटा है, अंतर है, बड़ा भी हो सकता है छोटा भी। अगर गौरव की एज 36 है तो आदित्य की एज या तो 3 साल कम होगी, 36 - 3 33, या 3 साल ज्यादा होगी, 36 3 39। इसलिए इस सवाल के 2 आंसर आने कंफर्म थे और वो एक ही ऑप्शन के थे। समझ में आया? ये सवाल बिना सॉल्व किए ही हो जाता। आगे चलेंगे मेरे दोस्त, यहां पर सवाल नंबर आपके सामने 24। 2 बर्तन ए और बी हैं। बर्तन ए में 105 लीटर दूध है, बर्तन बी में 85 लीटर पानी है। 2 बर्तन ए और बी हैं। यहां मेरे दोस्तों मिल्क है और इसमें वाटर है ना। ये 2 बर्तन है ए और बी। बर्तन ए में कितना? 105 लीटर आपका मिल्क है और 85 लीटर पानी है। ये बात ठीक है। आगे क्या होता है? बर्तन ए से 5 लीटर दूध निकाला जाता है, बर्तन बी में डाला जाता है। अब बर्तन ए से 5 लीटर दूध निकालेंगे तो बर्तन ए में बचेगा 100 लीटर दूध, और बी में ये डाल देते हैं तो बी में हो जाएगा 5 लीटर दूध। बी में 5 लीटर दूध और हो जाएगा। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। फिर बर्तन बी से 9 लीटर मिश्रण दूध और पानी निकाला जाता है और ए में डाला जाता है। बहुत बढ़िया। देखो बर्तन बी में अब 85 लीटर पानी है, 5 लीटर दूध है, यानी कि रेशियो कितना है? 17:1 है। 17:1 है मेरे भाई। आप बोलोगे यस सर, 5 से काट लेंगे ना, रेशियो मिल्क वाटर का 17:1 है। अब इसमें से 9 लीटर निकाला जाता है, 9 लीटर निकाला जाता है बर्तन बी से मिश्रण, और ये ए में डाल देता है। अगर 9 लीटर निकालेंगे तो वाटर कितना निकलेगा? 17 + 1 18, 18 का आधा 9 है, तो 17 का आधा 8.5 लीटर तो निकलेगा पानी, और 1 का आधा 0.5 लीटर निकलेगा दूध। 0.5 लीटर निकलेगा दूध, और इसको डाल देते हैं हम बर्तन ए में। तो ए में दूध की मात्रा और बी में पानी की मात्रा का रेशियो क्या होगा? तो भाई यहां बी में से 0.5 लीटर दूध निकलेगा और इसमें चला जाएगा 0.5 लीटर दूध। तो यहां बर्तन ए में मिल्क तो हो जाएगा 100.5। बात समझ में आई? और यहां मेरे भाई बी में हो जाएगा पानी। बी में पानी कितना हो जाएगा? पहले 85 था, 85 पानी था, बी में से 8.5 पानी निकल जाएगा। तो भैया पानी बचेगा कितना? तो ये बचेगा आपका 5 घटाओ और 3.5 घटाओ, 76.5 बचेगा, है ना। क्या गजब का सवाल है। ये भी मध्य प्रदेश पुलिस के पेपर का ये रेशियो आ जाएगा। बर्तन ए में दूध तो हो जाएगा भैया 150, और बर्तन बी में पानी हो जाएगा 76.5। ये रेशियो आ जाएगा, डेसिमल डेसिमल कटेगा। अब आप ये बताइए ये रेशियो क्या आंसर है? 5 से जाएगा 201, और 5 से जाएगा मेरे भाई यहां पर 5 150 153, 201 रेशियो 153 सवाल का आंसर है। ऑप्शन नहीं है, 201 रेशियो 153 कर लीजिए। मॉक टेस्ट में मैंने ठीक करवा दिया था, डी ऑप्शन, 201 रेशियो 153 आंसर। ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन, तगड़ा सवाल था ये। बताइए, रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 1 का सवाल और आज के मॉक टेस्ट का, इस मॉक टेस्ट का आखिरी सवाल। मुझे कमेंट्स में करके जरूर बताइएगा कि आपने कितने सवाल ठीक करे। हमारा मॉक टेस्ट ऐसा नहीं कि ऊपर से करे और चल के निकल के स्कोर चेक कर लिया और काम खत्म हो गया। इस मॉक टेस्ट में दिमाग की नसें खुलती हैं, और आप 2 घंटे की क्लास से या पूरा दिन भर पढ़ के उतना गणित नहीं सीखोगे जितना मैं एक मॉक टेस्ट के 25 सवाल से सिखा देता हूं। बेस्ट रिवीजन, नए तरीके के सवाल और नए नए मेथड्स आपको पता लगते हैं, आपका दिमाग खुलता है। ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट इज 7:4। इसी घटना के अगेंस्ट में ऑड 7:4 है। ऑड्स इन फेवर ऑफ अनदर इवेंट, एक दूसरे इवेंट के फेवर के ऑड हैं 8:5। दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है दैट एटलीस्ट वन ऑफ इवेंट विल हैपन? एटलीस्ट वन ऑफ देम, यानी कि मेरे भाई
इसका मतलब है कम से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी, या तो कोई एक इवेंट हो जाए या दोनों इवेंट हो जाए, यही मतलब हुआ मेरे भाई। तो आप ये पता लगाओ दोनों इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ऑड अगेंस्ट, ऑड अगेंस्ट का मतलब यानी कि मेरे भाई अगर टोटल 11 आउटकम है तो 11 में से 7 आउटकम्स ऐसे हैं जो अगेंस्ट में है, 7/11 ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी है। दूसरे जो इवेंट है उसके फेवर के ऑड 8:5, यानी कि टोटल आउटकम्स अगर 13 हैं उसमें से मेरे भाई 8 फेवर में है, 5 अगेंस्ट में है। तो यानी कि दूसरे इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी है 5/13। तो दोनों 7 पंजे 35 गुणा कर दीजिए, 11 गुणा 13 143। दोनों इवेंट के ना होने की प्रायिकता कि ना इवेंट ए हो ना इवेंट बी हो, उसकी प्रायिकता है 35/143। ये आंसर नहीं है, ये दोनों इवेंट के ना होने की प्रायिकता आ गई। एटलीस्ट वन ऑफ देम होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, 1 में से 35/143 घटाना पड़ेगा। 108/143 सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है ना, बढ़िया सवाल था। ये मान के चलिए स्टैटिक्स के 2 सवाल और प्रोबेबिलिटी का 1 सवाल। आने वाले जितने भी पेपर हैं केवल सीजीएल और सिसल, बाकी में तो ये है ही नहीं, उसमें जरूर आएगा। वो ना मॉक टेस्ट में आप करते चलो, और हम जितने भी मॉक टेस्ट सब बनाएंगे एप्लीकेशन पे, नए भी और जो लाइव टेस्ट आएंगे उनमें आपको इसी पैटर्न के मॉक टेस्ट मिलेंगे मेरे भाई। लेवल आज का बढ़िया था मेरे भाई, अगली बार से लेवल को और बैलेंस करेंगे। आपने कितने सवाल सही किए कमेंट में जरूर बताइएगा। मॉक टेस्ट कैसा लगा, कौन सा सवाल सबसे जबरदस्त था वो भी बताएंगे। धन्यवाद, बाय।